जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से, इसके अलावा सीटेट, टेट, सुपर टेट से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियोस बेहद महत्वपूर्ण है। ये भाषा शिक्षण यानी पेडागोजी का ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 से इसमें हम चर्चा करेंगे। प्रश्न को ध्यान से सुनना है और साथ साथ इस पर डिस्कशन भी करना है। ठीक, देखिए, कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर उपयोगी है। ठीक है ना। अगर आप कविता शिक्षण का कार्य कर रहे हैं तो जो गीत प्रणाली व जो तरीका है, जो पद्धत, वो किस स्तर पर अपनाना चाहिए। तो ये ज़्यादातर प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 1 से 5 प्राथमिक कक्षा स्तर पर बहुत उपयोगी है। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 19 है कि शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षा बेहतर पद्धत है। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने से ज़्यादा अच्छा क्या है कि वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, ये ज़्यादा बेहतर पद्धत है। ठीक है ना। किसी भी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो शब्दों का अर्थ आप एकदम स्पष्ट ना कर दीजिए, बल्कि उस कठिन शब्द को जो है वाक्य में प्रयोग कर दीजिए और बच्चे को जो है उसको कह दीजिए कि अनुमान लगाए। ठीक है ना, उसके बारे में चिंतन करे, तब उसके अर्थ को वो ज़्यादा समझ पाएगा। ठीक है, इस तरीके से शिक्षण कार्य करना चाहिए। प्रश्न नंबर 20 है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा की कुशलता, ठीक है ना, क्या होनी चाहिए। बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। इसीलिए एक अध्यापक को जो है क्लास में अच्छे और स्वच्छ और सही उच्चारण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उसकी जो भाषा होती है वो आदर्श प्रस्तुत करती है। यानी बच्चा जो है अध्यापक की भाषा को अध्यापक की भाषा को ही सर्वोच्च मानता है और उसी भाषा को वो एडॉप्ट करता है। इसलिए हमें क्लास में सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सही और शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 21 है, गीता 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है। इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, तो साहित्यिक विधाओं का प्रयोग करना चाहिए, उसको जोड़ के। ठीक है, गीता 8वीं कक्षा में क्या पढ़ाती है, हिंदी पढ़ाती है। ठीक है, तो हिंदी पढ़ाती है तो उसके लिए ये प्रयास करना चाहिए, साहित्यिक विधाओं का परिचय कराते रहना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ों को उसको वास्तविकता से परिचित कराते रहना चाहिए। चलिए, प्रश्न नंबर 22 है कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया में भाग लेना और वर्णन करना, ये किसका एक तरीका है। तो देखिए, प्रश्न पूछना और प्रतिक्रिया में भाग लेना, किसी चीज़ का वर्णन करना, ये भाषा सीखने और सिखाने तथा आकलन यानी मूल्यांकन या मापन करने का तरीका है। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, बार बार प्रश्न पूछते रहना चाहिए क्लास में, ताकि पठार न बनने पाए। और प्रतिक्रिया में भाग लेना, जो भी प्रश्न किए जा रहे हैं उसका जो है उत्तर देना चाहिए, और वर्णन करना, विस्तृत वर्णन करना। ठीक है, तो ये भाषा सीखने तथा सिखाने और आकलन का एक तरीका है, ये बेहतरीन तरीका है। इस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, इससे शिक्षण ज़्यादा प्रभावी होती है। ठीक, चलिए, प्रश्न नंबर 23 है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है। भाषा हमें क्यों सीखनी चाहिए और इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, भाषा हमारी भाषा एक ऐसा पावर है, एक ऐसी ऊर्जा है ना। देखो, जैसे जिसकी भाषा होती है वैसे ही उस व्यक्ति की मानसिकता होती है। तो विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, इसलिए हमें जो है भाषा सीखना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम दूसरों के भावों को और दूसरों की भावों को समझ सकते हैं और अपनी भाव को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रभावी हो या ना हो, लेकिन भाषा का प्रभावी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, भाषा ही हमारी आत्मविश्वास है, क्योंकि हमारी जैसी भाषा होती है ना वैसे ही हमारी सोच होती है। ठीक, तो भाषा अगर समृद्ध है तो कहीं ना कहीं सोच भी हमारी समृद्ध होगी। चलिए, प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेयता यानी गाना। ठीक है ना, यानी सुर लय ताल जो होता है ये गद्य से अलग करती है, इसका भाव जो है अलग होता है, पढ़ने का इसका तरीका ही अलग होता है, इसका उच्चारण करने का तरीका ही अलग होता है कविता शिक्षण का। कहानी देखिएगा, प्रश्न नंबर 26 है कि कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल है। ठीक है ना, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल होता है, तो उसमें शामिल होता है शब्द भंडार, से शब्द पावर बढ़ती है,
कल्पनाशीलता यानी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और सृजनात्मकता का विकास होता है कहानी और कथन के उद्देश्यों से। सृजनात्मकता मतलब नई नई तरीक़ों का ज्ञान होता है, नए नए तरीके से हम सीखते हैं और एक चीज़ को कई तरीके से सीखते हैं, इनका विकास होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 26 है कि भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि, ठीक है ना, क्या बनाती है? तो ये मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि। ठीक, क्योंकि इसके माध्यम से हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं। हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, उर्दू भी सीख सकते हैं, चाइनीज़ भी सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाषा शिक्षण। ठीक है, भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः किस पर निर्भर करती हैं? ठीक, तो भाषा शिक्षण की विधियाँ कैसे अपनानी चाहिए और ये जो है ये बच्चों के स्तर पर निर्भर करता है, उनकी आयु और प्रकरण पर निर्भर करता है। ठीक है, भाषा शिक्षण कैसा प्रयोग करना है? सबसे पहले बच्चों का स्तर देख लीजिए, उनकी एज देख लीजिए, उनकी सोचने समझने की क्षमता देख लीजिए, उसके अनुसार भाषा शिक्षण का प्रयोग करना चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम किस बात पर बल देता है? भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम मतलब विधि होता है, किस बात पर बल देता है? तो ये बच्चों की भाषागत शुद्धता पर अधिक बल देता है। ठीक है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य ही होता है कि भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। अगर भाषा की शुद्धता या स्पष्टता होगी तो कहीं ना कहीं उसकी अर्थ की स्पष्टता जल्दी हो जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? भाषा कक्षा में कौन से शिक्षण पद्धति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कम से कम प्रभावी है? तो दूसरों के द्वारा हस्तलिखित सामग्री या पत्र पढ़वाना ये सबसे कम प्रभावी है। ठीक है ना, जब बच्चा खुद से लिखता है तो उस शब्दों को आसानी से और जल्दी समझ जाता है, लेकिन वो जब दूसरे के हाथ का लिखा हुआ चीज़ जब कोई पढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। ठीक, उसमें भाव नहीं जुड़ पाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 30 है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? यानी बच्चों को कहानियाँ क्यों बतानी चाहिए और इससे सहायता किस प्रकार होती है, भाषा का विकास कैसे होता है? देखिए ये बच्चों की कल्पना शक्ति को और सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है ना, इसलिए भाषा विकास में इस प्रकार सहायक है। कल्पना शक्ति को भी बढ़ाता है, यानी सोचने समझने और चिंतन करने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसके अलावा सृजनात्मकता यानी नई नई चीज़ें, ठीक है, उसके नए नए विचार, नए नए आयाम इससे विकसित होते हैं और चिंतन को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, और चिंतन जो है ये बौद्धिक क्षमता का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 31 है कि द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ये जो नहीं लगा रहता है ना, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। द्वितीय भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है? हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, ये द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 32 है कि भाषा शिक्षण में सहायक है। ठीक है, भाषा शिक्षण में क्या सहायक है? निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य, ये भाषा शिक्षण में सहायक है। ठीक है ना, भाषा शिक्षण करता क्या है? समस्याओं का समाधान करता है तुरंत, और उपचार करने में भी सहायक है। जहाँ जहाँ समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने में ये सहायता करता है। ठीक, प्रश्न नंबर 33 है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम किस पर बल देता है? भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम जो विधि है या सिद्धांत है किस पर बल देता है? तो ये बोलना कौशल पर बल देता है। ठीक है ना, बोलना कौशल, बोलना भी एक कौशल है। ठीक है, कुछ लोग आपकी बात तुरंत समझ जाते हैं, कुछ लोग आपकी बात तुरंत नहीं समझ पाते, तो बोलना ये स्किल है। ठीक है, एक कौशल है, इस पर बल देता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 34 है, पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें। ठीक, और भी प्रश्नों पर अभ्यास इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।